दोस्तों बात करेंगे आर ओ कट ऑफ के बारे में। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और इस बार भी उम्मीद जता रहे थे लोग कि ऑफिशियल आंसर की जल्द आएगी, कोई त्रुटि नहीं होगी, लेकिन आयोग अपना कमाल दिखाने से पीछे नहीं हटा है। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही साफ थे, उन पर भी आयोग ने गलत उत्तर दे दिया है और डेफिनेटली जो है इसमें अब विवाद होगा और मामला जो है वो ऑब्जेक्शन के रूप में दर्ज होगा। देखना ये होगा कि क्या आयोग जो ऑब्जेक्शन जाएंगे उनको कंसीडर करके जो कट ऑफ है वो लगाएगा, या फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ के बारे में तो कोई जानकारी प्राप्त होती नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आर ओ की परीक्षा जो कि 27 तारीख को हुई और 27 के बाद अब इसकी जो आंसर की है वो तो आ चुकी है। तो 27 जुलाई को परीक्षा हुई है, 27 जुलाई को, और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है जारी हो चुकी है। अब रही बात ये कि रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा लगी है, यूपी पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा है, ये अक्टूबर के महीने में है। 12 अक्टूबर को ये परीक्षा जो है करवाई जा रही है। आपके पास समय वैसे भी बहुत कम बचा हुआ है। सितंबर के महीने में 6 और 7 सितंबर को आपकी पीईटी की परीक्षा होनी है और ये भी उम्मीद है कि इसी पीईटी के स्कोर के आधार पर ही आप लोअर पीसीएस में चुने जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए या फिर नहीं चुने जाएंगे, तो इस पर भी ये निर्णय होना है। मिला जुला के आगे जो भी समय आपको मिल रहा है, यानी कि आर ओ की परीक्षा भले ही 27 जुलाई को हो गई है, लेकिन रिज़ल्ट के बीच में लगभग 45 डेज़ आपको लग सकते हैं। और ये 45 डेज़ आप सिर्फ इस उहापोह में नहीं दे सकते हैं कि क्या करें, मेंस की तैयारी स्टार्ट करें कि ना करें, मेरा प्री हुआ कि ना हुआ, क्योंकि तुरंत रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है नहीं। तो समझदारी तो इस बात में है कि फ़िलहाल आपका रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, अब आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी जो अगली परीक्षा है वो पीईटी की परीक्षा है, तो इसमें आपके पास समय कितना बचा हुआ है। अगले महीने परीक्षा है, कुल मिला के 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और पेपर देख लेना, पेपर बहुत ही हार्ड आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड पैटर्न और क्वेश्चंस, ये जो है खासियत रहे हैं फिलहाल सभी आयोग के, चाहे वो यूपी पीएससी हो चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। इस बार ही आपने लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आर का पेपर बिल्कुल हलवा आ गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मेरिट जो है वो 135 प्लस जाने वाली है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 130 जाने वाली है। मामला जो है 125 पर आकर सेटल हो रहा था, क्योंकि बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी जो मेरिट थी वो 125 पर ही आ रही थी कि इसी बीच आंसर की आ गई और आंसर की आने के बाद फ़िलहाल जो स्थिति है, अब यहाँ पर जो मामला है वो 2-3 प्रश्न ऊपर नीचे हो रहा है, 2-3 प्रश्न जो है ऊपर नीचे हो रहा है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि पहले तो ये कि आप अपना समय ज़ाया ना करें। मान लेते हैं कि आपका जो आर ओ का रिज़ल्ट है अब से 45 दिन बाद भी आता है, तो उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर ओ का आपकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जीएस जो है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जीएस तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। यही जीएस आपकी पेट की परीक्षा में, यही जीएस आपकी पीसीएस की परीक्षा में और अन्य जैसे कि एलटी ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यही जीएस आपकी एलटी ग्रेड में भी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो जीएस तो आपको छोड़ना नहीं है। मतलब अभी भी जो आपकी तैयारी है उसको आर ओ में तक आते आते जो आर ओ के एस्पिरेंट हैं उनकी तैयारी काफ़ी दमदार हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको आप दूर करते रहिए। ठीक, दूसरी बात ये कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी कम से कम 2 महीने 3 महीने का समय तो मुख्य परीक्षा में आपको मिलेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा कब होगी इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, कोई कैलेंडर नहीं है। तो अगर रिजल्ट के बाद यानी कि आर ओ के प्री के रिजल्ट के बाद 2-3 महीने का समय भी आपको मिलता है तो जीएस तो आपको तैयार रहेगा। हिंदी तैयार करने में 2-3 महीने पर्याप्त रहेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे और बिना मेहनत तो कोई फल आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल राय ये है कि आपकी कट ऑफ चाहे जो कुछ भी हो, आप अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। हाँ, अगर आप 130 प्लस हैं, ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल केवल एक ही फॉर्म भरे हैं, आर ओ का फॉर्म भरे हैं और आपका जो स्कोर है 125 प्लस पे है और यही फार्म आपके पास है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए।
कॉमन सेंस लगाइए। अब रही बात है कि जो आफ्टर ऑफिशियल आंसर की अब जो कट ऑफ आ सकती है, बन सकती है, क्या हो सकती है, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा यहाँ पर कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं या फिर जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कट ऑफ क्या हो सकती है। अब देख रहा हूँ कि एक नया जो है फिलहाल अब अनारक्षित वाले ही नीचे हो जा रहे हैं, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर आप अनारक्षित में हैं और आपका जो स्कोर है वो 123 के राउंड बन रहा है, ओबीसी में है 125 के राउंड बन रहा है, राउंड का मतलब प्लस माइनस 2-3 कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं और आप जो है ईडब्ल्यूएस में भी जो मेरिट जा रही है ना वो मतलब ओबीसी से कमी जा रही है। तो अगर आप इन जनरल अगर आपकी जो कट ऑफ है वो 123 प्लस पे जा रही है, ठीक है, तो आप ये मान चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। रही बात ये कि श्योर सिलेक्शन के लिए क्या हो सकता है, तो श्योर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक निश्चित कट ऑफ आपको बता दी जाए। निश्चित कट ऑफ पहले की तरह ही रहेगी कि अगर 125 प्लस पे आप हैं तो आप मान चलिए कि मुख्य परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं। ये तो बात हो रही है आरओ के बारे में। रही बात एआरओ में, तो इसमें 5 अंक आप कम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके अंक 123 बन रहे हैं, आरओ में आप भले ही ना आएँ लेकिन एआरओ में आपकी कट ऑफ आ सकती है। तो ये तो हो गया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से 123 प्लस माइनस 3 आप कर सकते हैं, मतलब कट ऑफ 123, 124, 125, 126 जा सकती है, या फिर हो सकता है कि इससे 1-2 अंक नीचे भी आ जाए। देखो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। यूट्यूब पर जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं एक सर्वे के आधार पर बताई जाती हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि 4,55,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं और इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन किसी भी सर्वे में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, जबकि उनका जो स्कोर होता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिलहाल 10,000, 5,000, 20,000 लोगों के सर्वे के आधार पर ये जो प्रेडिक्शन सामने आता है, तो उसके आधार पर एक सटीक जो है ना कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। अब तक कोई नहीं बता पाया। आप पिछले रिकॉर्ड को चेक कर लो, अब तक कोई नहीं बता पाता है। तो यहाँ पर भी दिक्कत तो होती है, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ ये है कि अगर 123 से 126 के बीच में आपके अंक बन रहे हैं फॉर जनरल, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और इसी कैटेगरी में आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी आएंगे। बाकी जो वर्ग हैं वो अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें, जैसा कि हमेशा एक परंपरा रही है, उसके मुताबिक उनके अंक कम ज़्यादा रहेंगे। तो 123 से 126 के बीच में अगर आप हैं, आरओ में भले ना आए, एआरओ में तो आप आ जाएंगे, ठीक है, एक अनुमान के मुताबिक। तो फिलहाल ये कट ऑफ जा सकती है। देखो मैं पुनः एक यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, मेरी बताई कट ऑफ गलत भी हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों की भी कट ऑफ गलत हुई है, मेरी भी गलत हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो एनालिसिस है उसके मुताबिक मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। बाकी आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं, मैं ये मानते हुए ये फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या करते हैं। लेकिन एक राय तो ज़रूर आपको माननी चाहिए, भले ही आप मुझसे बुद्धिमान हैं, और वो ये है कि आपको अपना जीएस अभी भी इम्प्रूव करिए और बाकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लगिए। और अगर आप एक बॉर्डर लाइन पर आकर खड़े हैं आरओ और एआरओ की, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए होगा या फिर नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में आरओ एआरओ के परिणाम का, रिजल्ट का इंतज़ार करें और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप तब भी तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी तब भी हो जाएगी, बशर्ते कि जीएस आपका चलते रहना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी आप जीएस में लगिए, हिंदी तो आपकी कभी भी तैयार हो जाएगी, ठीक। बाकी आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। और रही बात दोस्तों ये कि आरओ एआरओ की एक नई वैकेंसी भी आने जा रही है, ये अच्छी बात है। ये 2023 की वैकेंसी थी, किसी कारण से आप चूक गए, फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि अभी तो लोग चढ़ रहे हैं, बाद में गिरेंगे, और यहाँ पर गिरे भी लोग। अब देखो 2026 में भी एक वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। हाल ही में एक यहाँ पर लेटर वायरल हुआ था कि जो आरओ एआरओ होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है तो वो अनुभाग अधिकारी बनते हैं, तो कुछ पद खाली होंगे, उस पर भर्ती 2026 में आ सकती है। यानी कि 2026 भी आपके लिए आरओ एआरओ की वैकेंसी का एक वर्ष
हो सकता है। तो अभी आपके पास एक अवसर और आपको मिलने वाला है। जानकारी ये मिल रही है कि अनुभाग अधिकारियों के खाली पदों पर हो पदोन्नति। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के खाली पदों पर पदोन्नति करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती की ओर से सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में कहा गया कि अनुभाग अधिकारी के 405 पद स्वीकृत हैं और वरिष्ठता विवाद से जनवरी 2024 से अनुभाग अधिकारी के खाली पदों पर पदोन्नति नहीं हो पाई है। तो फिलहाल अभी 126 पद जो है अनुभाग अधिकारी में खाली हैं। जुलाई 2025 के अंत में 136 पद और खाली हो जाएंगे। तो मतलब देख रहे हैं आप, कुल मिला के लगभग आपके पास यहाँ पर 260 के आसपास पद अभी से आरओ के खाली हो रहे हैं। तो 260 पदों पर आपको वैकेंसी अगले साल देखने को मिल सकती है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। याद रखना कि सकारात्मक दिमाग ही आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं। तो ये बातें, दो बातें क्लियर हो गई हैं आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से ईसीसी ई एजुकेटर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे, यह 29 जुलाई को ये वैकेंसी जो है वहाँ के अखबारों में प्रकाशित हुई थी और कहा गया कि सेवायोजन पोर्टल पर 15 दिवस की समय सीमा यहाँ पर प्रदान की गई है, यानी कि 15 दिवस तक, 15 दिन तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कब तक? 25/9/2024 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 15 दिन। तो यहाँ पर कुल रिक्तियों की संख्या कितनी जा रही है? कुल 65 हो रही है। अब इंजीनियरिंग वगैरह भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ईसीसी एजुकेटर के लिए कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? 325। काफ़ी अच्छी संख्या है। योग्यता आपको पता है कि होम साइंस से, अगर आप होम साइंस गृह विज्ञान से आप स्नातक हो, पुरुष महिला दोनों के लिए है, या फिर किसी भी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने की हुई है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जो है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और रही बात ये कि आप आवेदन कब तक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 अगस्त तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और अब तक 60 आवेदन हो भी चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और वैकेंसी है, आप देख लीजिए, शाहजहांपुर में भी अभी आवेदन चल रहे हैं। 2 अगस्त तक आवेदन शाहजहांपुर में चलेंगे ईसीसी ई एजुकेटर के लिए। 5408 लोग अब तक आवेदन कर चुके हैं। आप भी इस भीड़ में आना चाहते हैं, आ सकते हैं। मतलब किसी भी ज़िले के हों, आप किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर बनारस के हैं तो शाहजहांपुर नहीं जा सकते, जा सकते हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी जालौन से आ रही है। जालौन में भी वैकेंसी है, 3 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी खूब आवेदन हुए हैं, 3070 आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, और प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, 15 का विज्ञापन जारी होगा। तो जानकारी मिल रही है कि 20 विषयों में फिलहाल केवल 15 विषयों पर ही विज्ञापन जारी होगा और केवल बीएड डिग्री वाले ही आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल ये जो 5 विषय बाहर हो रहे हैं, कौन कौन से हैं? तो फिलहाल तो 15 विषयों पर ये वैकेंसी आने जा रही है। 20 विषयों में पीजीटी यानी कि जीएससी प्रवक्ता के कुल 1584 पदों पर भर्ती का अध्याचन भेजा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अध्याचन में पहले से विसंगति थी। जांच के दौरान 3 और विषयों में विसंगति मिली है। तो फिलहाल अभी 5 विषयों का संशोधित अध्याचन मांगा गया है। हालांकि निदेशालय ने अभी संशोधित अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया है। ठीक है, सूत्रों का कहना है कि 10 अगस्त या इससे पहले प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहता है, क्योंकि भर्ती में पहले से ही काफ़ी विलम्ब हो चुका है। और अगर निदेशालय जो है संशोधित विज्ञापन यानी कि अध्याचन उपलब्ध नहीं कराता है तो 15 विषयों में ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे हम। ठीक है, मतलब हमें फटाफट जारी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये जो 5 विषय हैं इनको छोड़ के ही हम फटाफट अपना विज्ञापन जो है जारी कर देंगे। इसमें कॉमर्स है और बाकी कुछ और भी विषय हैं। इसकी जानकारी आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर फिलहाल अभी जो है अध्याचन स्पष्ट नहीं है। तो पहले चरण में 15 विषयों और दूसरे चरण में 5 विषयों का विज्ञापन अलग अलग जारी करके भी आवेदन लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 विषय के ही लिए भर्ती होगी, तो बाकी जो 5 विषय बचेंगे उस पर अलग विज्ञापन जारी ये लोग करने की बात कर रहे हैं। और दोनों विज्ञापनों की भर्ती परीक्षा एक साथ कराई जा सकती है। तो परीक्षा जब एक साथ करानी है तो एक सवाल है कि विज्ञापन भी एक साथ जारी कर दो, क्या मतलब है इसका? तो खैर ये लोग भाई जो करना चाहें कर सकते हैं।
और प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, तो फिलहाल अभी यहाँ पर तैयारी ये है कि एक साथ भी विज्ञापन आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, परीक्षा एक ही दिन होनी है। सरकार ने एक निर्णय और लिया है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर और 50 से ज़्यादा छात्र वाले स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा, न कोई स्कूल बंद होगा, न शिक्षक हटेगा, न ही पद समाप्त होंगे। तो चलो ये बात तो अच्छी है, ये खबर खैर मीडिया में काफ़ी चल रही थी, तो अब यहाँ पर सरकार ने भी ये बात कह दी है, तो अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यालय जो हैं अब इसकी वजह से बंद होने से बच जाएंगे। फिलहाल जो है लगभग 10,000 विद्यालयों की प्रक्रिया जो है चल रही है। एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पष्ट होगा कि कितने विद्यालयों का विलय किया गया। वहीं 15 अगस्त तक खाली भवनों में बाल वाटिका का संचालन शुरू करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो चलो ये अच्छी बात है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इससे बहुत सारे विद्यालय जो हैं वो बच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो दूरी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहे थे, उनकी पढ़ाई तो नहीं छूटेगी अब। और पुलिस भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR शुरू कर दिया गया है पुलिस भर्ती के लिए भी। तो पुलिस में भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रक्रिया बृहस्पतिवार से लागू हो गई है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विज्ञापित पदों में आवेदन सुविधाजनक होगा। तो बिल्कुल जैसे कि UPPSC में होता है उसी प्रकार से आप apply.upprpb.in पर जाकर अपना OTR पूरा कर लें अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो। और आपको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारी भी यहाँ पर चल रही है और बहुत ही जल्द यूपी में भी बहुत सारी भर्तियाँ पुलिस के स्तर पर आने वाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार न्यायालय की प्रक्रिया में देर नहीं करा सकती। तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार कभी देर नहीं करा सकती। हम किसी भी भर्ती का विरोध में नहीं हैं, हम इस मामले में सकारात्मक हैं। इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट से तो आदेश हो गया था कि नई लिस्ट जारी की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाती है तो फिर नई लिस्ट जारी होगी। बॉर्डर लाइन वाले प्रभावित होंगे क्योंकि संख्या जो है लगभग 20,000 के आसपास बन रही है जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जो बाहर हुए हैं। तो एक बड़ा जो है ना यहाँ पर गैप आने वाला है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पर तो मंत्री जी ने कह दिया कि जो भी आदेश आएगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। तो जानकारी मिल रही है कि TGT, PGT, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर हरेंद्र ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करके रिक्त पदों का विवरण मांग लिया है। तो यहाँ पर अब कितने पद रिक्त हैं इसकी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है। विज्ञापन आपको देखने को जल्दी मिल सकता है। UPPSC में एक ज्ञापन सौंपा गया है, विज्ञापन नहीं ज्ञापन सौंपा गया है। अपर निजी सचिव के बारे में कहा गया है कि APS भर्ती परीक्षा 2013 के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर APS भर्ती 2013 में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कहना यह है कि APS भर्ती 2013 केवल कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की गई थी, लेकिन आयोग इस मामले में कोई प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग के अधिवक्ता के अपर महाधिवक्ता बनने के बाद उन्होंने केस से हाथ खींच लिया है। और CGL के 14,582 पदों पर भर्ती करेगा SSC। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि कुल मिला के 48 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप B और C के 14,582 पदों पर भर्ती की जाएगी CGL के थ्रू, SSC के थ्रू। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें आरक्षित के लिए 6,183, OBC के लिए 3,721, EWS के लिए 1,483, 1,423, SSC के लिए 2,167 बाकी जो पद हैं। तो CGL 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से 4 जुलाई तक लिए गए थे। और SSC की ओर से जारी पदों के विवरण के अनुसार वित्त मंत्रालय के अधीन जो पद हैं सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो पदों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, कुल 14,582 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट जो कि आज के अखबारों में थी और जो कि आज के अखबारों में नहीं भी थी। ठीक है, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको पसंद आया दोस्तों तो क्या करेंगे आप? जी हाँ, थोड़ी सी हेल्प आपसे मांग रहा हूँ, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिए गए हैं। धन्यवाद।